चलो, तो बेसिकली हमारा डिस्कशन चल रहा है अबाउट फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की बेसिक जो कंसेप्ट थी वो तो हो गई थी, इसलिए आगे जो भी क्वेश्चन हम बस प्रैक्टिस करेंगे। एप्लीकेशन डिफरेंट होंगे लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोसेस एंड ऑल रिमेनिंग पार्ट जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली अगर कोई भी बॉडी है और उसको अपन इंक्लाइन सरफेस के ऊपर से ऐसे छोड़ रहे हैं, एंड वहां पे अगर सरफेस इंक्लाइन दिया है, मतलब ये सरफेस दिया है और यहाँ पे इंक्लिनेशन बोला है थीटा है, एंड इस पर्टिकुलर केस में अगर बॉडी है प्लेस की है सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे बॉडी स्लाइड करेगी। तो स्लाइड करते टाइम बॉडी का वेट होगा mg, दैट विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक कंपोनेंट होगा वेट का जो सरफेस को पैरेलल एक्ट होगा एंड बॉडी को डाउनवर्ड खींचेगा, दैट विल बी mg sin थीटा। एंड जो दूसरा कंपोनेंट रहेगा mg का, दैट विल रिप्रेजेंट mg cos ऑफ थीटा, एंड इधर जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये नॉर्मल फ्री बॉडी डायग्राम हमने बहुत सारे एप्लीकेशन में ड्रॉ की है, वही होती है। क्लियर है सबको? लेकिन अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि सरफेस स्मूथ नहीं है और सरफेस को है फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया है म्यू, तो इस केस में हमें इन एडिशन और एक फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा जो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा और वो एक्ट होगा इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम बोलेंगे एज ए फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर? तो अब यहाँ पे अगर फ्री बॉडी देखेंगे तो उसके ऊपर से हमें समझ में आता है कि नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू है mg cos ऑफ थीटा। एंड अगर नॉर्मल रिएक्शन mg cos ऑफ थीटा है तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बनेगा म्यू mg cos ऑफ थीटा। इंक्लाइन सरफेस पे जाने के बाद ये नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg cos ऑफ थीटा हो जाती है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन एंड mg cos थीटा की टुवर्ड्स बॉडी मूव नहीं होती है। तो अगर हमें बॉडी का यहाँ पे फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला होता है नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास। अब बॉडी को पुल कौन कर रहा है? देखो, mg sin थीटा नीचे लेके आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज गिवन बाय mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ब्लॉक, यानी A इक्वल्स टू मिलेगा हमें mg sin ऑफ थीटा माइनस म्यू mg cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय m। अगर m कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा g sin थीटा माइनस म्यू g cos ऑफ थीटा। एंड ये कब की केस में एप्लीकेबल है? जब बॉडी इंक्लाइन प्लेन से स्लाइड डाउन हो रही है, नीचे आ रही है, डिसेंट हो रही है, तब। एंड सेम सिचुएशन में अगर आपको बोला जाता है कि अगर बॉडी की मोशन की डायरेक्शन अगर रिवर्स कर देंगे, मतलब बॉडी को अगर अपवर्ड भेजना है, फिर से इंक्लाइन प्लेन है, तो यहाँ पे अगर बॉडी दी है और ये बॉडी अब जा रही है ऊपर, अपवर्ड मूव हो रही है, तो उस केस में क्या होगा? इसका जो वेट होगा mg sin थीटा, ये डाउनवर्ड एक्ट होगा। और आपको बोला है कि बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, थीटा विल बी सेम। तो बॉडी अगर अपवर्ड जा रही है तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे आएगा? mg sin थीटा अलोंग आएगा, तो ये बनेगा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो बॉडी अगर अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड जाने के लिए हमने अगर यहाँ पे F इतना फोर्स एक्सर्ट किया है, तो उस केस में हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सप्रेशन क्या होगा इसके लिए? ये mg sin थीटा प्लस, कौन है mg sin थीटा के डायरेक्शन में? फ्रिक्शनल फोर्स। अब फिर से फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया था उसके सिमिलर ही रहेगा, दैट इज म्यू mg cos ऑफ थीटा। तो ये बनेगा mg sin थीटा प्लस fs, एंड इनको जो है बैलेंस करेगा जो भी फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, मतलब ये फोर्स को रिप्लेस करके हम ma लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू बनेगा m इंटू ए। अगर थ्रू आउट m से डिवाइड करेंगे तो m कैंसिल हो जाएगा और एक्सेलरेशन बनेगा g sin थीटा प्लस म्यू g cos ऑफ थीटा। यानी देखो दोनों भी सेम केस है। ये केस कब एप्लीकेबल है? अगर बॉडी नीचे आ रही है तो, डिसेंट हो रही है तो, या फिर डाउनवर्ड स्लाइड हो रही है तो।
एंड ये कब एप्लीकेबल है? अगर बॉडी अपवर्ड मूव हो रही है या फिर बॉडी एसेंट है, इस तरह की कंडीशन दी है, उस केस में ये एक्सेलरेशन एप्लीकेबल है। ठीक है, क्लियर है ना सबको? क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि नई कंसेप्ट इसमें कुछ है ही नहीं, पहले सारा पार्ट हो चुका है। फिर से एक बार फॉर्मूले हमने यहाँ पे रिवाइज किए हैं। फिर भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, अदरवाइज वी कैन प्रोसीड। आपको बोला गया है कि सेम इंक्लाइन सरफेस दिया है, सर एक बार ऊपर का पार्ट दिखा। ये वाला। हाँ सर, बस हो गया। ओके, ये इंक्लाइन सरफेस है, इंक्लिनेशन दिया है 30 डिग्री। जो ब्लॉक मूव होने वाला है उसका मास दिया है आपको 20 kg, और बोला है कि अगर ये डाउनवर्ड मूव हो रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि पहली बात सॉल्व बाद में करो? क्वेश्चन क्लियर है? यस नो? तो आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात की, मतलब हमें यहाँ पे फ्रिक्शन वाला सरफेस लेना पड़ेगा। एंड वी नो दैट अगर इंक्लाइन सरफेस है उसके ऊपर ब्लॉक मूव हो रहा है, मूवमेंट की डायरेक्शन आपको डाउनवर्ड बोला है, तो डाउनवर्ड की केस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस ऑफ थीटा। अब एक्सेलरेशन दिया है 4, साइन थीटा 30 है, तो ये बनेगा जी मतलब 10 इंटू 1/2 माइनस म्यू अननोन है, तो ये बनेगा 10 इंटू √3/2। क्लियर? बस थीटा की वैल्यू पुट कर दिया। यस। सो ये बनेगा 4 इक्वल्स टू 5 माइनस म्यू इंटू 5√3। अब माइनस को अगर इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा म्यू इंटू 5√3, दैट इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 मतलब 1। तो ये म्यू इज इक्वल्स टू आ गया 1/8.5। मतलब ये 5√3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 8.5 आता है। ठीक है, तो 1/8.5 कितना होगा? करो डिवीजन। दिस विल योर फाइनल आंसर। 0.1। यस। तो ये बना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी अगर सेम क्वेश्चन है और आपको बोला है कि बॉडी जो है वो जो डाउनवर्ड आ रही थी अब जा रही है अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो उस केस में म्यू कितना होगा? ठीक है, डायग्राम सेम। फिर से अभी अगर बॉडी अपवर्ड जा रही है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस ऑफ थीटा। हमें यहाँ पे म्यू की रिक्वायरमेंट है, ए कितना है 2, जी इंटू 1/2 मतलब बनेगा 5। अब माइनस की जगह पे प्लस लेना पड़ेगा, और ये बनेगा फिर से वही बात, 30 डिग्री है मतलब ये 5√3 मतलब 8.5 टाइम्स ऑफ म्यू। एक मिनट है, ये एक्सेलरेशन 12 है ऊपर जाते टाइम। तो अब जाके क्या होगा? +5 इधर आएगा तो 12 माइनस 5 7 इक्वल्स टू 8.5 टाइम्स ऑफ म्यू। तो म्यू बनेगा 7 डिवाइडेड बाय 8.5। क्लियर? यस सर। चलो, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आपको बोला है इंक्लाइन सरफेस है और इंक्लाइन सरफेस के ऊपर बॉडी मूव हो रही है, और यहाँ पे बोला है कि थीटा जो है वो है 45 डिग्री। यहाँ पे जो थीटा है, जो बॉडी मूव हो रही है उसका मास बोला है आपको 10 kg है, और जिस सरफेस के ऊपर मूव हो रही है
ये डाउनवर्ड मूव होने वाली है, उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया है 0.2. तो इन दैट केस व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी? कितना होगा एक्सेलरेशन? देखो डाउनवर्ड आ रही मतलब सिर्फ इंक्लाइन सरफेस चेंज कर दिया मैंने इधर का उधर, बाकी बातें तो सेम ही रहेगी. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस ऑफ थीटा. अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए था. साइन थीटा कितना है? 45. तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2 विच इज इक्वल्स टू 0.7. कॉस 45 भी कितना है? 1/√2 विच इज इक्वल्स टू 0.7. तो ये बनेगा g इंटू 0.7 मतलब 7 माइनस फिर से यहाँ पे भी 7 टाइम्स ऑफ म्यू. ये बन गया एक्सेलरेशन. म्यू कितना है? 0.2. तो एक्सेलरेशन बनेगा 7 माइनस 1.4. तो एक्सेलरेशन विल बी 5.6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. ओके. अब जो क्वेश्चन हमने अब तक देखे थे उनको थोड़ा सा मिक्सअप कर देते हैं. और आपको बोला गया है कि अगर एक कोई भी बॉडी है जो इंक्लाइन सरफेस पे मूव हो रही है, उसकी दो सिचुएशन है. इंक्लिनेशन है 30 डिग्री. दो सिचुएशन लेनी है. ये इंक्लाइन सरफेस सेम रहेगा, ये भी 30 डिग्री है. बस कंडीशन क्या है? एक केस में जो ब्लॉक है वो आ रहा है नीचे, दूसरी केस में सेम ब्लॉक है वो जा रहा है ऊपर. दोनों के मासेस सेम है और मास आपको दिया है एज 2 kg. क्लियर? और यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है? नीचे आ रही है. तो ये सिचुएशन को अपन बोलेंगे कि ये बॉडी डिसेंट हो रही है. यहाँ पे बॉडी ऊपर जा रही है मतलब ये एसेंट हो रही है. आवाज आ रहा है ना? Yes. यस सर. हाँ. तो आपको यहाँ पे सिचुएशन दी है कि इस पर्टिकुलर केस में अगर टाइम ऑफ एसेंट जो है वो 1/4 ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट है. टाइम ऑफ एसेंट जो है वो अगर 1/4 ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट है तो आपको कैलकुलेट करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा. अब ये टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, एसेंट डिसेंट छोड़ दो. यहाँ पे टाइम दिया है. पहले टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं इस सिचुएशन में? इंक्लाइन सरफेस पे अगर ब्लॉक नीचे आने वाला है तो 1/sin थीटा हाँ अपॉन जी. रूट ऑफ 2x/g है ना. या फिर g की जगह पे हमें लेना पड़ता है g साइन थीटा, मतलब जो भी रिस्पेक्टिव एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन. कर रहे ट्राई या मैं करके दूं? करो वेट 5 मिनट. ठीक है. देखो क्या करना होगा. देखो पहले टाइम का जो फॉर्मूला है, टाइम ऑफ एसेंट है या फिर टाइम ऑफ डिसेंट है, उसमें हम पूरी मोशन कंसीडर नहीं करेंगे. हम कंसीडर करेंगे कि दोनों भी ब्लॉक ने जो है सपोज एक्स इतना डिस्टेंस कवर किया है जिसके लिए टाइम का रिलेशन हमें दिया है. तो टाइम का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा इंटू, हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक्स इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया तो ये बनेगा रूट ऑफ 2x अपॉन एक्सेलरेशन व्हाइल एसेंट. तो टाइम ऑफ डिसेंट के लिए कंडीशन क्या होगी? फिर से 1/sin ऑफ थीटा इंटू रूट ऑफ 2x डिवाइडेड बाय ये एक्सेलरेशन ऑफ डिसेंट. बस फॉर्मूला था, उसमें वैल्यू पुट कर दी हमने. क्लियर यहाँ तक? आगे बस इन दोनों को डिवाइड करना है. तो ये बनेगा टी ए यानी टाइम ऑफ एसेंट डिवाइडेड बाय टी डी यानी टाइम ऑफ डिसेंट. तो ये 1/sin थीटा तो कैंसिल हो गया. ये रूट में 2x भी कैंसिल हो जाएगा. तो ये रूट ऑफ बचेगा एक्सेलरेशन इन डिसेंट एंड एक्सेलरेशन इन एसेंट. क्लियर है? Yes. अब यहाँ पे टी एंड टी डी के बिटवीन रिलेशन दिया था 1/4.
तो इसको अगर मैं रिप्लेस करूंगा 1/4 से, तो ये बनेगा 1/4 इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। तो दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 1/16 इक्वल्स टू, अब डिसेंट मतलब कौन सी केस है, नीचे आने वाली, और वहां पे एक्सेलरेशन कितना होता है, कितना होता है एक्सेलरेशन, जी साइन थीटा माइनस यू जी कॉस थीटा। वेरी गुड। एंड एसेंट के टाइम होता है जी साइन थीटा माइनस या प्लस, plus तो इनको बस यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये न्यूमरेटर में डिसेंट वाला है, तो ये बनेगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस ऑफ थीटा। है क्लियर? अब पहले इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा इजी जाएगा। अब यहाँ पे साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो जी इंटू 1/2 मतलब ये बनेगा 5 माइनस म्यू जी कॉस ऑफ 30 मतलब ये बनेगा, म्यू कितना है मालूम नहीं, तो म्यू को वहां पे हमें रखना पड़ेगा जी कॉस, ये कितना बनेगा 5√3। देखो जी मतलब 10, कॉस 30 मतलब √3/2, तो ये बना 5√3 को हमने पहले कंसिडर किया था 8.5, तो मैं इसको डायरेक्टली 8.5 म्यू ऐसे भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या होगा 5 प्लस 8.5 म्यू। ये दोनों वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो सिंप्लीफिकेशन क्या रहेगा इसका, 1/16 इक्वल्स टू 5 माइनस 8.5 म्यू डिवाइडेड बाय 5 प्लस 8.5 म्यू। है क्लियर ये स्टेप? आगे क्या करना पड़ेगा, एक ही अननोन है दैट इज म्यू। अब म्यू को निकालने के लिए क्या करें, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये बनेगा 5 प्लस 8.5 म्यू इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 to 5 मतलब 80 माइनस 8.5 इंटू 16 कितना आता है, 136 हाँ 136 क्या आएगा, ये 136 म्यू आएगा। अब देखो ये माइनस की टर्म इधर लेके आएंगे तो प्लस, तो ये बनेगा 136 म्यू प्लस 8.5 म्यू इक्वल्स टू बनेगा 80 माइनस 5 मतलब 75, यानी कि म्यू इक्वल्स टू बनेगा 75 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करो कितनी होगी इनकी एडिशन 144.5। क्लियर? तो 75 का डबल 150 होता है, मतलब ये 0.5 से कम आएगा, मतलब 4847 ऐसे कुछ तो आएगा, बाद में कैलकुलेट करके चेक करो। हो गया क्लियर? यस नो? 0.52 आता है। हम्म 0.52 ओके 52 आ रहा है क्या, 0.52, हाँ 150 से छोटा हो गया नहीं है। यस, कैसे सॉल्व किया, क्लियर है ना? मतलब नई yes कंसेप्ट कुछ नहीं है, जो अपन पहले से करते आ रहे वही फॉलो कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट आपको बोला गया है एक इंक्लाइन सरफेस है और इस इंक्लाइन सरफेस पे इंक्लिनेशन आपको दिया है थीटा, और ये ब्लॉक है जिसका मास आपको दिया है m, और इस केस में आपको बोला है कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है, ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस ब्लॉक का मास कितना होगा अगर एंगल 30 डिग्री है तो। पूरी अरेंजमेंट सेम करनी पड़ेगी। अगर ब्लॉक नीचे आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, उसको नीचे खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा mg साइन थीटा, और उसकी मोशन को अपोज करेगा फ्रिक्शनल फोर्स।
तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बनेगा म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा, यानी कि अगर ये सिस्टम का एक्सेलरेशन इस तरफ है तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एम ए। तीनों तरफ यहाँ पे मास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो, ये म्यू अननोन रखो, ठीक है, मास ऐसे नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे आपको बस क्या कैलकुलेट करना है, म्यू कैलकुलेट करना है। और एक चेंज करो, टेक थीटा एज 45 डिग्री, करो कैलकुलेट म्यू। आगे आंसर, कर रहे हैं ना सॉल्व। क्या रहेगा, जी साइन थीटा मतलब ये आएगा 10 7 माइनस ये कॉस मतलब ये फिर से आएगा 7 म्यू, और एक्सेलरेशन आपको दिया है 3, ये बनेगा 4 इक्वल्स टू 7 म्यू, म्यू इक्वल्स टू बनेगा 4/7, एंड 4/7 मतलब कितना होगा, 5 6। सेम आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला गया है कि फिर से एक इंक्लाइन सरफेस दिया है और इंक्लाइन सरफेस के ऊपर हमने एक ब्लॉक प्लेस किया है जिसका मास आपको बोला है 10 kg है। एंड यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है वो थीटा आपको दिया है 30 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर ब्लॉक को ऊपर ढकेलने के लिए हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं विच इज ऑफ मैग्नीट्यूड 200 न्यूटन, एंड उस केस में ब्लॉक जा रहा है अपवर्ड, और ऊपर जाते टाइम ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है वो आपको दिया है 0.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इस केस में म्यू कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। देखो पहला ऊपर का जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके सिमिलर है, बस यहाँ पे इन एडिशन क्या चीज आ गई, अप्लाइड फोर्स आ गया। ऑडियो है ना क्लियर। ओके Yes, sir. तो करो सॉल्व इसको, क्या होगा। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में ब्लॉक अपवर्ड जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए, ऐसे बोला है। तो इसका मतलब ये जो एम जी साइन थीटा रहेगा ये डाउनवर्ड एक्ट होगा एम जी साइन थीटा, एंड उसी की डायरेक्शन में एक्ट होने के लिए ये फ्रिक्शनल फोर्स भी आएगा। अब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, एज यूजुअल ये रहेगा म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा। ये समझ में आएगा ना, फ्री बॉडी डायग्राम नहीं भी निकाली तो। ओके,
तो यहाँ पे ये बनेगा म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा, ये बन गया फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर बॉडी यहाँ पे अपवर्ड जा रही है, ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एम जी साइन थीटा प्लस ये फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये बनेगा एम ए। ठीक है, यानी यहाँ पे एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी प्लस फ्रिक्शनल फोर्स बनेगा म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा, और ये इक्वल्स टू बनेगा एम ए। पर ये एम सब तरफ कैंसिल होगा। आपको एक्सेलरेशन दिया है, जी मालूम है, थीटा दिया है, म्यू कैलकुलेट करना है। एक मिनट, ये अप्लाइड फोर्स तो कंसीडर ही नहीं किया। एक मिनट, यहाँ पे हमें अप्लाइड फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा। यानी इक्वेशन क्या बनेगा, 200 माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इज इक्वल्स टू एम ए। एंड इस एक्सप्रेशन से आपको कैलकुलेट करना है ये एफ एस का म्यू। सिंप्लीफाई करेंगे, 200 माइनस एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो ये इक्वेशन में सारी वैल्यूज नोन है, बस म्यू अननोन है, और आपको म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी कर सकते हैं। यस नो? Yes. करो फिर। ठीक है, इतना करो कंप्लीट। आया मैं 1 मिनट में। चलो, हो गया। यस नो? तेजस, क्या आंसर? 1.75. ओके, तो ये 200 एज इट इज रहेगा। एम जी, एम कितना दिया था, 10, तो ये बनेगा 100, थीटा है 30, 100/2 मतलब ये बना 50, माइनस म्यू मालूम नहीं है, तो ये 150 मतलब ये बनेगा 85, इधर लिख देते 85 इंटू म्यू इज इक्वल्स टू 10 इंटू ए कितना है 0.5। ओके, अब यहाँ पे म्यू अननोन है, तो 200 माइनस 50 मतलब 150 माइनस 85 म्यू इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे ये 150 में से ये बनेगा 145 डिवाइडेड बाय 85, दैट विल बी म्यू। चलो करो डिवीजन, गुलाब। कितना आया था तेजस? 1.7. 1.7। 1.7 आता क्या ये? यस सर। नहीं ना, 145 अपन 85, 1.7 नहीं आएगा ना? हाँ 1.7 करेक्ट, 1.7 बराबर। अभी सेम ऊपर का ही क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा सा आपको अभी कंफ्यूज करने के लिए ना ऐसे कंडीशन चेंज कर देते हैं, और उस कंडीशन को समझने के लिए आपको पहले एक कंसेप्ट में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। सिंपल कंसेप्ट है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड है, इसलिए फिर से लेके आते हैं, जिसमें हमें बेसिकली जो फ्रिक्शनल फोर्स पहले इंट्रोड्यूस किया था वही कंसेप्ट को लेके आना है, जिसको अपन बोलते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स एज ए कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स।
ठीक है, टॉपिक के स्टार्ट में भी हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था, बीच में भी बहुत बार ये हो गया है कि हमें मालूम है एक्चुअल की फ्रिक्शनल फोर्स जो इंड्यूस्ड होता है उसका रीजन ही वही है, दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए तो वो कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट करते हैं। कांटेक्ट फोर्स के अपन लेते हैं दो कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है उसको अपन नॉर्मल बोलते हैं, दूसरा पैरेलल उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब कभी भी अगर कोई भी दो बॉडीज हम लेंगे इस तरह से एंड बोला जाएगा कि ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट में आ गए मतलब क्या होगा, ये ऊपर का ब्लॉक जो है वो सरफेस के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा इस तरह से। फिर ये फोर्स को भी अपन दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये मोशन में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करता है तो हम इसको कंसिडर नहीं करते यहाँ पे। लेकिन ये ब्लॉक जो यहाँ पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट करता है, फिर ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि बॉडी आगे जा रही है, तो यहाँ पे जो इस फोर्स का जो अपोजिट मतलब बैलेंस करने के लिए रिएक्शन मिलता है ये सरफेस इसको प्रोवाइड करता है। हम अगेन क्या करते हैं, इसके दो कंपोनेंट लेते हैं, तो ये फोर्स जो होता है इसको हमने बोला था एज ए एफ सी, और ये एफ सी का मतलब होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कॉन्टैक्ट फोर्स के फिर हम दो कंपोनेंट कंसीडर करते हैं, एक ऊपर जाएगा जो सरफेस को परपेंडिकुलर है वो बनती है नॉर्मल रिएक्शन, उसको अपन एक्चुअल में बोलते हैं एज ए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, या फिर इन जनरल नॉर्मल रिएक्शन भी हम उसको कंसीडर करते हैं। दूसरा कंपोनेंट जो मोशन को अपोज करेगा उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए फ्रिक्शनल फोर्स। हुआ था कि ये याद है? यस नो? चलो ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए तो अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे तो ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये एंगल थीटा होगा, फिर ये एंगल 90 डिग्री हो गया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कांटेक्ट फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कांटेक्ट फोर्स इज गिवन बाय फ्रिक्शनल फोर्स प्लस नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे होता है। गॉट इट? बट हमें यहाँ पे मालूम है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, तो इसको अगर पुट करेंगे तो ये जो कांटेक्ट फोर्स आता है उसकी वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट में म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अगर इन दोनों में से एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कांटेक्ट फोर्स बनेगा एन इंटू रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, ये बना नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, सॉरी सिर्फ कांटेक्ट फोर्स फ्रॉम फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। कैसे कैलकुलेट करना है प्रोसेस समझ में आ गई इसकी? तो क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको बोला गया है कि एक पर्टिकुलर बॉडी जो सरफेस के ऊपर हमने रखी है, तो सरफेस एंड बॉडी इनके बिटवीन जो फ्रिक्शन है उसका कोएफिशिएंट आपको दिया है 0.4 एंड बॉडी का मास आपको बोला है कि वो 20 kg है, तो उस केस में कांटेक्ट फोर्स कितना एक्सर्ट होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। कर सकते हैं ट्राई, सॉल्व मत करो चलेगा लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं एटलीस्ट। Yes, sir. करो फिर, कितना सिंपल है देखो। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एन इज इक्वल्स टू एम जी करना पड़ेगा। एन इक्वल्स टू एम जी करेंगे तो ये आ गया 200 न्यूटन, तो कॉन्टैक्ट फोर्स इक्वल्स टू बनेगा 200 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू का स्क्वायर, म्यू आपको दिया है 0.4, इसका स्क्वायर होगा 0.16, तो ये आएगा 200 इंटू 1 प्लस 1.16। अब इसका रूट लेना है, ठीक है, तो इसके रूट लेने के लिए हम सिंपल से अरेंजमेंट करेंगे, इसको 116 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हैं, बस हमने डेसिमल शिफ्ट किया बाय 2 डिजिट। अब ये 116 को अगर देखेंगे तो ये 100 होता तो हम 10 बोलते, ये 121 होता तो हम 11 बोलते, इसके इन बिटवीन है मतलब इसका जो रूट है वो भी कितना आएगा, 11 के क्लोज है, मतलब ये 10.6 10.7 आएगा। कड़ा लगे? Yes.
अब ये 10 की पावर -2 है, रूट के बाहर आने के बाद ये -1 बनेगी, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स इज इक्वल्स टू बन गया 200 इंटू 1.07। ये -1 था इसलिए फिर से डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, तो ये 107 इंटू 2 बनेगा, तो ये बनेगा 214। यस नो? 215। ठीक है, एग्जैक्ट लेंगे और तो 215 चलेगा। सिमिलर क्वेश्चन है, आपको बोला है कि सरफेस से ब्लॉक प्लेस किया है जिसका मास आपको दिया है 20 kg, और यहाँ पे बोला है कि कांटेक्ट फोर्स जो है वो 400 न्यूटन है, या फिर कांटेक्ट फोर्स जो है वो आपको बोला है 420 न्यूटन है। तो उस केस में दोनों के बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। सेम क्वेश्चन है, ऊपर का ही फॉर्मूला भी सेम, प्रोसेस भी सेम। कितना टाइम? ये फॉर्मूला यूज करके हमें म्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, ये कांटेक्ट फोर्स अपॉन एन करेंगे। 29.6। इतना बड़ा आ रहा है, एक बार चेक करो मैं। तो ये एफ सी है 420 डिवाइडेड बाय 20 इंटू, मतलब ये बन गया 200 इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो इनका डिवीजन आएगा 0 0 कैंसिल होके 2.1 इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 21 का स्क्वायर, मतलब हाँ 21 का स्क्वायर बोलो। 4.41 इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, प्लस 1 इधर जाएगा तो म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा 3.41। दोनों साइड में रूट लेंगे तो देखो, इसको अगर मैं रूट लेना है 3.41 को, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 341 इंटू 10 की पावर -2। तो अभी 341 आ गया, 324 होता तो हम 18 लिखते, है ना। 361 होता तो अपन 19 लिखते, दोनों के बिटवीन है इसलिए इसको 18.5 लिख दो। -2 बाहर आने के बाद -1, तो इसका रूट आ रहा है 1.85। देवेश, इतना बड़ा कैसे लेके आया थे तुम? हाँ सर, कैलकुलेशन गलत बात। ठीक, चलो हो गया क्लियर। सेम कंसेप्ट के यस। ऊपर क्वेश्चन है, आपको बोला है नॉर्मल सॉरी कांटेक्ट फोर्स आपको दिया था एज 500 न्यूटन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको बोला है 0.8 है। तो उस केस में बॉडी का मास कितना होगा आप कैलकुलेट करेंगे। फिर से सेम फॉर्मूला, कांटेक्ट फोर्स इक्वल्स टू एन इंटू रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। पहले एन निकालना है हमें यहाँ पे, तो ये बनेगा 500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर करना है। म्यू का स्क्वायर मतलब 0, इसको कर लेते रूट ऑफ 1 प्लस 0.8 का स्क्वायर मतलब 0.64, मतलब ये आ गया रूट में 1.64। अब इसका रूट निकालना है तो हम इसको 164 इंटू 10 की पावर -2 कर सकते हैं। अब 164 रूट में अगर ये 144 होता, 169 होता, 144 होता तो 12, 169 होता तो हम 13 बोलते हैं, इसके क्लोज है, मतलब ये क्या आएगा 12.8 12.7 इंटू 10 की पावर -7।
मतलब हम यहाँ पे डिवीजन में लेके आएंगे 1.27, दैट विल बी इक्वल्स टू n, एंड n को अपन mg बोलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं mg इक्वल्स टू 500 अपॉन 1.27, बट g 10 है, 1010 कैंसिल करेंगे तो मास बनेगा 50 डिवाइडेड बाय 1.27 को 1.3 करेंगे थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए, तो ये बनेगा 500 बाय 30। तो कितना आएगा मास? अप्रोक्सीमेटली 38.4. 38 अप्रोक्सीमेटली आएगा, एग्जैक्ट आएगा 38.4। नहीं आ रहा है? ऑडियो नहीं आ रहा है क्या? सब आ रहे हैं सर। ओके, तो ये mg कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा फिर? Recording in progress. mg कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा यहाँ पे? tan थीटा इज इक्वल्स टू सिर्फ म्यू बचेगा, तो थीटा इक्वल्स टू कितना बनेगा? tan इनवर्स ऑफ म्यू। मतलब आपको ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए इस तरह का डेटा भी दे सकते हैं, ये स्टेटमेंट आपको दे सकते हैं, और ये स्टेटमेंट के ऊपर से अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो हम थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, ये वाली कंडीशन वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बोला गया है कि अगर एक बॉडी है जिसका मास आपको दिया है 40 kg, और इसको खींचने के लिए हमने फोर्स अप्लाई किया है 300 न्यूटन, तो आपको कैलकुलेट करना है कि बॉडी यहाँ से मतलब रेस्ट में से मोशन में सेट होगी या नहीं होगी, और उसके लिए आपको बोला है कि कांटेक्ट फोर्स जो है, कांटेक्ट फोर्स मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, सॉरी ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। चलो करो ट्राई।
क्या करना होगा, हमें मालूम है कि कांटेक्ट फोर्स का एंगल दिया मतलब पहली स्टेप में हम करेंगे म्यू इक्वल्स टू tan थीटा, बट ये थीटा आपको दिया है विथ हॉरिजॉन्टल, हमने जो कंडीशन में डिराइव किया था तब एंगल था वो वर्टिकल के साथ में, तो क्या करो अब उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, असं असतं ना, देखो ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल, और अगर हमें ये एंगल दिया है थीटा तो ये रिमेनिंग एंगल कितना बनेगा 90 माइनस थीटा, कळतं ना ये बेसिक मैथमेटिक्स। तो tan 30 कितना है 1/√3, तो आपको म्यू दिया है 1/√3, तो ये ब्लॉक मूव होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमें पहले मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब म्यू mg कैलकुलेट करना पड़ेगा। यम है 40 तो mg बनेगा 400, तो ये आ रहा है 400/√3। सो 400/√3 कितना होगा, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको डेसिमल निकाल के ऊपर 0 और ये 17 लिख सकते हैं आप। चलो 4000/17 कितना आएगा, अप्लाई कर रहे 300 और ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग, मतलब बॉडी क्या करेगी डेफिनेटली मूव होगी या फिर मोशन में सेट होगी। यस नो, Yes, sir. 235. 235. है ना, लेकिन वो 300 से कम आ रहा है इसलिए बॉडी मोशन में सेट हो जाएगी। ओके Yes, sir. चलो, तो नेक्स्ट इसके सिमिलर कंसेप्ट है जिसको बोला जाता है एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अभी एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब होता क्या है, देखो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, कि मिनिमम फोर्स is required to pull the block at an angle, और उस एंगल को बोला जाता है एज ए एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मतलब कि कंडीशन क्या है, देखो फॉर एग्जांपल इस सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन प्रेजेंट है और मुझे एक ब्लॉक खींचना है, तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके भी खींच सकता हूँ, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके भी बॉडी को खींच सकता हूँ, इस डायरेक्शन में भी बॉडी को फोर्स अप्लाई करके खींच सकता हूँ, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करके भी बॉडी को खींच सकता हूँ। ठीक है, तो हर केस में जो फोर्स हमें लगेगा बॉडी को मूव करने के लिए, मोशन में सेट करने के लिए, वो डिफरेंट होगा। तो हम यहाँ पे जो पर्टिकुलर एंगल कंसिडर करेंगे थीटा, उस केस में ये फोर्स की जो वैल्यू है वो सबसे कम रहेगी, मिनिमम रहेगी। समझ में आता है मैंने क्या बोला? Yes, sir. ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं कि बेसिकली इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके ऊपर हमने ब्लॉक प्लेस किया है, तो यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर हमने किसी भी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई किया, ऊपर जाएगी नॉर्मल रिएक्शन n, और यहाँ पे जो है उस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा जो खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उसको कंसिडर करेंगे एज ए एफ। तो बेसिकली यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा कंसिडर करते हैं तो ये tan थीटा इज इक्वल्स टू बनेगा, ये f हम ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं, लोकल वेक्टर है, तो ये बनेगा f अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब f अपॉन n। मतलब किसी भी केस में आपको कौन से एंगल पे फोर्स मिनिमम रिक्वायर्ड है ये अगर कैलकुलेट करना है, हम वहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्ट हो रहा है डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। नहीं हुआ क्लियर? सिंपल एंगल की कंडीशन, अगर ये थ्योरेटिकल सिचुएशन में पूछा जाता है तो उसके लिए एप्लीकेबल है। सर क्लियर? 1 मिनट ऊपर स्लाइड करो ना। यहाँ पे यस डन। हाँ डन सर। ओके,
अब इसी की सिमिलर और एक कंडीशन आती है, देखो कि आपको बोला जा रहा है कि एक ब्लॉक है और सॉरी एक इंक्लाइन सरफेस है और इस इंक्लाइन सरफेस के ऊपर जो है हमने दो ब्लॉक्स प्लेस किए हैं। ये हो गया फर्स्ट ब्लॉक और इसके बाजू में आ गया दूसरा ब्लॉक। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और ये दोनों में फर्स्ट केस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है, दूसरी केस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको μ2 दिया है और यहाँ पे इंक्लिनेशन दिया है थीटा। तो इस पर्टिकुलर केस में हमें मालूम है कि दोनों ब्लॉक जो है वो नीचे आने का ट्राई करेंगे और नीचे आते टाइम जो है उनका जो वेट होगा mg sin थीटा दोनों का इंडिपेंडेंट वो यहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन हमें इन दोनों के ब्लॉक से रिलेटेड अगर देखना है तो ये ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो क्या करेगा, ये नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा। एट द सेम टाइम ये नीचे वाला भी कॉन्टैक्ट में है तो अपवर्ड डायरेक्शन में इक्वल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा, मतलब बस डायरेक्शन जो है वहां पे अपोजिट रहेगी, ठीक है। ये तो एकदम बेसिक बात है, वो स्टार्ट में ही थी, बस यहाँ पे कंडीशन में लिख के देता हूँ, उनको समझना है आपको कि अगर आपको बोला जा रहा है जो दो ब्लॉक्स हमने प्लेस किए थे उनके मासेस इक्वल है, यानी m1 एंड m2 आर इक्वल, और उसको हमने बोला है कंसिडर किया है कि कोई भी एक मास होगा m। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, दोनों मासेस अगर सेम है तो इनके बिटवीन जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो बनती है 0, क्योंकि वो कांटेक्ट में तो रहेंगे लेकिन मासेस इक्वल है इसलिए एक दूसरे को प्रेस नहीं करेंगे क्योंकि वो इक्वल एक्सेलरेशन से नीचे आने वाले हैं। यानी कि दोनों का एक्सेलरेशन जो है इस केस में सेम रहेगा, a1 इक्वल्स टू a2, और कितना रहेगा एक्सेलरेशन, g sin थीटा माइनस म्यू g cos ऑफ थीटा। लेकिन अगर वहां पे बोला जा रहा है कि m1 जो है वो m2 से छोटा है, तो अब मुझे बोलो कि m1 अगर m2 से छोटा हो गया, दोनों के एक्सेलरेशन के फॉर्मूले अभी अलग अलग से लिख देते हैं, ये g sin थीटा माइनस ये बनेगा μ1 g cos ऑफ थीटा, यानी ये a2 बनेगा g sin थीटा माइनस μ2 g cos ऑफ थीटा। और आपको बोला है कि यहाँ पे m2 ग्रेटर है, मतलब ये μ2 भी ग्रेटर है, मास के साथ में ये फ्रिक्शनल का कोएफिशिएंट चेंज हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में a1 बड़ा होगा या a2 बड़ा होगा, μ2 बड़ा है, मतलब a1 बड़ा होगा या a2 बड़ा होगा, a1 ग्रेटर देन a2 होगा। सब सेटिस्फाई करते इसके साथ, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बाद में पूछ लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब अगर a1 ग्रेटर देन a2 है तो इसका मतलब क्या होगा, देखो कि ये पहला वाला जो ब्लॉक है वो ज्यादा एक्सलेट कर रहा है, मतलब ये नीचे चला जाएगा, और दूसरा थोड़ा पीछे रहेगा, मतलब इन दोनों के बिटवीन कॉन्टेक्ट ही नहीं रहेगा। यानी कि इस सिचुएशन में भी इन दोनों के बिटवीन का नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स जो है वो 0 बनता है। दोनों कंडीशन समझ में आ रही है ना, देखो यहाँ पे इक्वल एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे थे इसलिए एक दूसरे को प्रेस करना ही नहीं पड़ा, इसलिए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स 0 हो गई। और यहाँ पे तो नीचे का ब्लॉक कब भाग गया, ऊपर के ब्लॉक को समझ में भी नहीं आ रहा है, इसलिए फिर से यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स 0 बन गया। क्लियर। एंड अगर उल्टी सिचुएशन दे दी, मतलब आपको बोला कि m1 ग्रेटर देन m2 है और μ1 ग्रेटर देन μ2 है, तो अब की केस में क्या होगा, a2 ग्रेटर देन a1 रहेगा, बराबर ऊपर के कंडीशन के अकॉर्डिंग। यस सर। अब क्या होगा, अगर ये m2 का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो ये m1 को ढकेलते ढकेलते नीचे लेके आएगा, मतलब इस सिचुएशन में जो है वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स 0 नहीं रहेगा, ठीक है। अब 0 नहीं रहेगा तो कितना रहेगा, इसको कैलकुलेट करने रिलेटेड आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो भी डेटा रिक्वायर्ड है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। तो अभी जो पढ़ाया वो एकदम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे आप। एट द सेम टाइम 146 से लेके 160 तक मॉड्यूल में जो सॉल्व एग्जांपल्स है वो सॉल्व करके आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आज की एसबीटी जो है इससे पहले का सारा पार्ट एंड आज जो पढ़ाया उसके ऊपर ऐसे कंबाइंड मिक्स एसबीटी आने वाली है, ठीक है। सो रिमेनिंग पार्ट कल का लेक्चर, तब तक ये अच्छे से प्रिपेयर करो। थैंक यू।